एंड जीरोस ऑफ मेन स्केल। दोनों जीरोस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही मेजरमेंट वैल्यू होती है। दोनों जीरोस की मिनिमम डिस्टेंस कब होगी? जब वर्नियर का पहला डिवीजन ही कोइंसाइड कर जाए, है ना। लॉजिकली सोचिए, ये वाला जीरो आपने कहा नहीं, ये तो यहाँ आ जाए। अगर वर्नियर का जीरो यहाँ आ गया तो डिस्टेंस तो बढ़ गई ना। मेरे को तो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, इसका मतलब पहले डिवीजन से पहले ये जीरो आ जाए। और वर्नियर का जीरो, वर्नियर का फर्स्ट डिवीजन और मेन स्केल का फर्स्ट डिवीजन कोइंसाइड हो जाए, तभी मिनिमम डिस्टेंस मेरे को मिलेगा मेजरमेंट से। तो मेरे को मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो आपने क्या कहा, ये एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स ही तो लिस्ट काउंट हुआ, मिनिमम डिस्टेंस। तो लिस्ट काउंट को देखिए क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस को माइनस कर दे तो एक्स आ जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस है कितनी, ये तो 1 MSD है। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये तो 1 VSD है। इसलिए मैंने कहा कि 1 MSD माइनस 1 VSD आपको हमेशा क्या देता है, लिस्ट काउंट। ठीक है। यस सर। आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए हैं, डाउट्स पूछेंगे? शीट ओपन करूं? यस सर। मेडिकल वाली शीट है। वन टू 12, किसी को कोई डाउट? 1 to 12 कोई डाउट नहीं है। आन्या, आन्या, हिमांशु, सिद्धार्थ, पूजा, आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को ज़्यादा जवाब देना पड़ेगा। ये सब तो इंजीनियरिंग वाले हैं, इन्होंने अपनी शीट सॉल्व की होगी। हिमांशु, थोड़ी सी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप मैसेज कर दीजिए कोई क्वेश्चन है तो। थर्टीन टू 25, 13 से 25 के बीच में कोई डाउट? मैं एक एक करके सभी क्वेश्चन बताऊं क्या? सर 17। हाँ पूजा, 17th। देखिए, इन द परसेंटेज एरर इन द वोल्टेज, वोल्टेज में परसेंटेज एरर दिया वो 3%। मेजरमेंट ऑफ द करंट इज 2%। करंट में एरर है आपका 2%। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डेल्टा R/R इज इक्वल इक्वल्स टू टू डेल्टा डेल्टा V V, बाय V डेल्टा प्लस I/V। डेल्टा I बाय। तो डेल्टा V/V परसेंटेज एरर इन वोल्टेज कितना दिया, 3%, प्लस एरर इन करंट 2%, तो कितना हो जाएगा, 5%। 5%। 3 + 2। ठीक है हिमांशु, भी आते हैं सेक्शन बी पे आते हैं। 26 to 39, इसमें कोई डाउट? 26 से 39 के बीच में। 26 to 39, धरा क्वेश्चन किया है बेटा? Sir, in 27th question, there will be only two significant figures. क्वेश्चन नंबर 27, करेक्ट है। नेक्स्ट। Sir, in question number 28, the zero before the decimal will be counted or not? नॉट, number of significant figure, if zeros comes in between the non significant मतलब कि non zero digits, then it is countable। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5। नेक्स्ट। Sir, 31. पूजा, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
सर 31 क्वेश्चन नंबर नहीं आ रही आवाज? हाँ फिर से बोलिए। क्वेश्चन नंबर 31 31 देखिए, mass occupies a volume, the density, simple, density is equal to mass upon volume, 4.237 divided by volume 1.72। डिवाइड करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। सर डिवाइड कर देंगे, उसके बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसमें आंसर्स देंगे, प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स में। हाँ, ऊपर वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 4। नीचे वाले में 3 तो फाइनल आंसर में कितना होगा? 3 3। ठीक है, और 3 के हिसाब से राउंड ऑफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट, आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए कि 1 बाय 1 मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूं, क्योंकि सर पूछना किए। पड़ेगा ना, कोई पूछ नहीं रहा है। मेडिकल वाले, मेडिकल की शीट है, आप लोगों को पूछना पड़ेगा क्वेश्चन। अगर आप सोचेंगे कि मैं 1 बाय 1 अगर क्वेश्चन डिस्कस करूंगे तो शुरुआत है। हर एक चैप्टर में अगर 200-250 क्वेश्चन दूंगा तो एक एक क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करने लगा तो 3-4 साल भी लग जाएंगे, क्योंकि मेरे को सॉल्व थोड़ी ना करना है, मेरे को पढ़ना है, समझाना है, नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा बताना है। तो एक क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट जाएगा। अब सोच लीजिए 250 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में, 15 चैप्टर है, और 2 मिनट भी ले लीजिए हर एक क्वेश्चन में, कितना टाइम चाहिए? तो 2 साल लग जाएंगे। वीक में 3 क्लासेस है, इसलिए प्लीज आप लोग कीजिए और पूछिए कौन सा डाउट है। सर 38 का आंसर बी क्यों होगा 8? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38, सेम डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ। वेलोसिटी क्या है? LT-1। टाइम क्या है? कैपिटल T। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/T, दैट मीन्स T-1। T-1 वेवलेंथ ये भी डिस्टेंस है, फोकल लेंथ ये भी डिस्टेंस है। फोर्स LT-2, एक्सेलरेशन MLT-2, और ये LT-2। खत्म। फोकल लेंथ ये भी डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। और वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। दोनों का मतलब डिस्टेंस ही है, ठीक है, इसलिए डायमेंशन दोनों का सेम रहेगा। नेक्स्ट, चलिए सेक्शन बी। सर 49th वाला पूछना मुझे, सेक्शन ए का। क्वेश्चन नंबर 49। हम लोग अभी इन सब चीजों को भूल जाते हैं। Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T होता है। हीट में ये फॉर्मूला बताऊंगा आप लोगों को, तो मैं डायरेक्ट देख के बता दूंगा कि S इज इक्वल टू क्या होगा? Q डिवाइडेड बाई M इंटू डेल्टा T। S को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो बेकार में फिर डायमेंशन के पीछे क्यों पढ़ना? अगर तरीका देखना है कि डायमेंशन से कैसे करना है, वो भी बता देता हूँ। Q क्या है आपका? हीट। हीट का मतलब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन पता है ना, ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन, हाँ, ml² T-2। T-2 अब उसके बाद आपका दूसरा क्या है? हाँ 48 पे भी आ रहे हैं हिमांशु, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक कैपेसिटी का दिया हुआ डायमेंशन आपको, और मास का पता ही है, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या लिखेंगे? केल्विन, कैपिटल K। के या थीटा, जो भी लिखना है आपको। अब देख लीजिए इसको डायरेक्ट कि कौन सा इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, डायमेंशनली करेक्ट कौन सा है। S इज इक्वल टू ये, S इज इक्वल टू ये, S इज इक्वल टू ये, S इज इक्वल टू ये। निकाल सकते हैं ना कि कौन सा करेक्ट होगा? यस सर। सेकंड वन होगा इसका आंसर। हाँ सेकंड ही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, द डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट की देखिए डेफिनेशन दी हुई है, एनर्जी फॉलिंग ऑन अर्थ
पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी T माइनस -2 पर यूनिट एरिया एल स्क्वायर पर सेकंड मतलब कि टाइम। T। तो एल स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा एम टी माइनस 3। T -3 yes। हिमांशु क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। सेक्शन बी, सेकंड So क्वेश्चन। first इसके सर एक फर्स्ट क्वेश्चन पहले। द एक्सचेंज पार्टिकल responsible for the weak interaction, इसको याद करने वाली चीज है, ठीक है। ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, ना ही आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक। असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस होंगे, सिर्फ एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। वो है आपका WZ बोसॉन्स। केमिस्ट्री वाले सर इसको डील करेंगे, जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ाएंगे ना, रेडियो एक्टिविटी, तो उसमें केमिस्ट्री में डील किया जाता है कि बोसॉन्स क्या होते हैं, क्लार्क्स क्या होते हैं, ठीक है। कुछ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हैं चीजों को समझने के लिए। फिलहाल आपको इसको सिर्फ रटना है, याद रखना है। क्यों होता है, कैसे होता है, केमिस्ट्री में डील करेंगे सर कि बोसॉन्स क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट, सर सेकंड क्वेश्चन। हम लोग मैक्सवेल का आपने नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? तो मैक्सवेल एक्चुअल में क्या थे? जैसे न्यूटन का आपको पता है कि न्यूटन का मेन योगदान किस में था, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। प्योर मैकेनिक जितनी भी चीजें हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, सब न्यूटन लॉ पे ही है, ठीक है। 3 लॉ दिए थे इन्होंने। तो हम लोग कहते हैं जो क्लासिकल फिजिक्स है वो प्योरली किस पे बेस्ड है, न्यूटन पे, ठीक। उसके बाद एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे मैक्सवेल, ठीक है, जिन्होंने लाइट के बारे में स्टडी किया, ठीक। लाइट के बारे में स्टडी करने के बाद उन्होंने कई सारे फिनोमेनन बताए, मतलब कि उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट या लॉ बताए, जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने सुना होगा ना, EM वेव्स, एक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं आप लोग लाइट का, ठीक है, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट, IR, विजिबल रीजन, ठीक है। ये आपके क्या है, EM वेव्स हैं। तो EM वेव्स बेसिकली क्या है, हम लोग किस चीज के बारे में ये आपका डिफाइन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब कि EM वेव्स है। ऑप्टिक्स आपने पढ़ा है 10th में, ऑप्टिक्स का मतलब क्या, लेंस, मिरर, ये सब क्या है, इसको एक फिजिक्स में एक पार्ट कहते हैं ऑप्टिक्स, उसके अंदर ये सब पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में किसके बारे में स्टडी करते हैं, लाइट के बारे में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो उसको हम refractive लोग, index। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये सब चीजें हम लोग के एक फिजिक्स एक सब टॉपिक में पढ़ते हैं जिसको कहते हैं ऑप्टिक्स। और लाइट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैक्सवेल ने बेसिकली इसी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद ऑप्टिक्स ये मैक्सवेल ने बताया था, मतलब कि इसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये पूरा पूरा चैप्टर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपको याद करना है। लेप्टॉन्स। अभी आपने सिंपल सब पार्टिकल्स के बारे में नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। अब एक चीज बताता हूँ कि जब, हाँ, हिमांशु थर्ड पे भी आते हैं, केमिस्ट्री चलती कैसे है। केमिस्ट्री में अगर अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक सीक्वेंस चलता है, जैसे कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल भी पढ़ता हूँ तो डाउन द ग्रुप एक सीक्वेंस बताया जाता है, ठीक। और उसमें एक एक्सेप्शनल केस बता दिया जाता है कि ये इस रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं कि मैक्सिमम चीजें आपकी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट पे हैं, किसी को नहीं पता रियलिटी। एक्सेप्शनल केस क्यों आ जाएगा, अगर एक रूल रेगुलेशन को फॉलो होना चाहिए
तो एक्सेप्शनल केस तो आ ही नहीं सकते ना, फिजिक्स में कोई सुना है कि एक्सेप्शनल केस है? ठीक है ना, होता है तो होता है, कोई एक्सेप्शनल केस के बारे में मैं कहूंगा ही नहीं पूरे फिजिक्स के दौरान, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसी चीजें चलती हैं। तो जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स या केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो उस समय हम लोग न्यूक्लियर फोर्स और इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि लॉजिकली सोचिए कि आपने क्या कहा कि प्रोटॉन प्रोटॉन दो पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं पास लेकर आऊंगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन। रिपल्शन होगा तो सिस्टम आपका स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? Unstable. अनस्टेबल। अनस्टेबल। लेकिन दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और न्यूक्लियस में सोचिए, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है और उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन देखिए कितने पास होंगे। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन बहुत पास है तो उनके बीच में तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा ना। यस सर। फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा तो सबसे वीक होने चाहिए, वो अनस्टेबल होने चाहिए सबसे ज्यादा, लेकिन तब भी सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट बताया गया इस चीज को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट कह रहा था कि अगर प्रोटॉन प्रोटॉन पास आ गए तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा स्टेबल होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसके पीछे एक मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया, किसके बारे में? न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। मैंने कहा कि अगर स्मॉल पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, बल्कि 10⁻⁻10 मीटर, बहुत कम का मतलब ये, ठीक है। अगर इतनी कम डिस्टेंस है तो उनके बीच में क्या लगेगा? न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होता है। और ये क्या होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर। ये सिस्टम को कैसा बना देता है? स्टेबल बना देता है, ठीक। तो वैसे ही कुछ हम लोग अलग अलग पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, लेप्टॉन्स, बैरियॉन्स, हेड्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है, बोसॉन्स, एजॉन्स, लेकिन सिर्फ हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स नहीं ऐसा आपके, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ याद करने के लिए कहते हैं कि जो लेप्टॉन्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? सबसे वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, मतलब कि उसमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट ही नहीं करता। आउट ऑफ सिलेबस है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मत बोलिएगा सर ने तो समझाया नहीं होता क्या। समय आने पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे आप। 12th में है मॉडर्न फिजिक्स आपकी, ये तो पता ही होगा। 5th वाला, ये तो रटी हुई चीज है। 1 फर्मी का मतलब क्या होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है? लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? पारसेक का मतलब पढ़ा है ना एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 8th। 8th। ऊपर देखिए, दो चीजों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दोनों तो अगर सेम किसी, होंगे। दोनों सेम होने चाहिए, मतलब कि टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या है? कैपिटल टी की पावर 2। तो इसका मतलब अल्फा, अल्फा का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए? टी की पावर 2, ठीक। हाँ हिमांशु, 7th पे भी आते हैं। अब नीचे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या ऊपर आ गया? न्यूमरेटर टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर कितना? वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब कि LT-1 होता है ना वेलोसिटी, यस सर। डिवाइडेड बाई बीटा इज इक्वल टू फोर्स। ये तो लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2। यहाँ से क्या मैं बीटा का डायमेंशन निकाल सकता हूँ? Yes, sir. बीटा अगर आ जाएगा तो अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा निकाल सकता हूँ, नयन Yes, sir. हो जाएगा। यस सर। हिंट कम से कम लिखते जाइए, सॉल्व करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। सेकंड फटाफट। ऑप्शन होगा करेक्ट इसका 8th का। हाँ देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, वो तो निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट सभी लोग रीड कीजिए।
और मेरे को बताइए कैसे किया। आन्या, हनी, देवेश, वीडियो ऑन कर लीजिए। आन्या, आपका एक भी डाउट नहीं है? हनी, असाइनमेंट किया आपने? बताइए कौन बता रहा है क्वेश्चन नंबर 7? The unit of momentum is doubled. कैसे बताया आपने? हाँ धारा बताइए। और कोई बताएगा? सर जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो जो मोमेंटम आएगा वो उसकी पावर 2 ही आएगी, इसलिए। डबल कर दिया, जैसे कि मैं देखिए 1/1 लिखता हूँ। आपने लेंथ को डबल कर दिया, वेलोसिटी को डबल कर दिया, फोर्स को डबल कर दिया, ठीक है। तो आपसे बोला कि इसमें से कौन से फॉलोइंग पैरामीटर्स हैं जो कि डबल हो जाएंगे? मास डबल होगा सर मेरे ख्याल से। मास क्यों होगा बेटा? पहले तो कोशिश ये कीजिए कि ऐसा कोई फॉर्मूला मेरे को मिल रहा है जिसमें डायरेक्ट फोर्स, वेलोसिटी या लेंथ आ रही हो। एक मिल रहा है, मैं मोमेंटम के बारे में जानता हूँ। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ना। तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू टाइम। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेंथ, वेलोसिटी और फोर्स को डबल कर दिया। अगर मैं फोर्स को डबल करूंगा तो ये 2F/T हो जाएगा ना। यस सर। तो F/T क्या होता है? मान लिया आपकी इनिशियल मोमेंटम था ये P ओल्ड, तो P न्यू कितना हो जाएगा? 2 × P ओल्ड ना। तो मतलब कि मोमेंटम भी डबल हो गया। आया समझ में? यस सर। तो बस वैल्यू पुट करके देखिए, मैथ्स है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? और कोई क्वेश्चन? 14। क्वेश्चन नंबर 14। ये पॉजल्स फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड में। तो आपको बता देता हूँ, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम फ्लोइंग थ्रू अ पाइप इज इक्वल टू पाई PR⁴ 8 एटा L। सर घबराइए तो अभी मत। याद करूं? नहीं, ओके। तो अभी 15 वाला भी। जो अभी आपने नहीं पढ़ा है उसको नहीं समझिए, बोलिए कभी पढ़ा ही नहीं है मैंने ये टॉपिक। इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? फ्लूइड्स में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, पॉजल्स फॉर्मूला है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 15। ई का डायमेंशन पुट कीजिए, ML² T-2। जे क्या दिया हुआ है आपको? Angular momentum. एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज MVR इक्वल टू MVR। एंगुलर मोमेंटम, ये M वेलोसिटी का
एल टी माइनस वन, आर का मतलब डिस्टेंस, मतलब कि एल, तो ये कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी वन, -1। तो ये एम एल स्क्वायर टी माइनस वन का होल स्क्वायर, यही है ना, ई जे स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम की पावर 5। और जी, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या बताया था, एम माइनस वन एल क्यू। L3 L cube T minus 2. सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है एम स्क्वायर, एम कैंसिल हो गया, एल की पावर 6, एल की पावर 6 ये भी कैंसिल हो गया, टी की पावर -4, टी की पावर -4, ये तो डायमेंशनलेस आ रहा है, सब कैंसिल हो जा रहा है ऊपर नीचे। ओके सर। नेक्स्ट, सर मुझे 16 भी नहीं आया। धरा आपका हुआ 16, No, 17, sir. ठीक है 17 पे भी आते हैं, 16 देख लीजिए, P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, चाहे यस वो सर। प्रेशर हो या सिंपल प्रेशर हो, तो P क्या है आपका, प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एम एल टी -2, एरिया एल स्क्वायर, ठीक है, तो आपने प्रेशर का डायमेंशन लिख लिया। T रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी -1। I रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर सेकेंड, I क्या है, इंटेंसिटी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी -2 -2 पर यूनिट एरिया, L मतलब कि square T। डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर पर सेकेंड इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा, एम टी -3, ये इंटेंसिटी का आ गया डायमेंशन। हाँ, अब ये क्या कह रहा है, p टू द पावर x, i की पावर y और c की पावर z, ये क्या डायमेंशनलेस है, ठीक, तो p की पावर x, p क्या था, एक l कैंसिल हो गया, m l -1 t -2, p टू द पावर x, i की पावर y, i तो यही है ना, m t -3 पावर y, c टू द पावर z, c क्या है, एल टी -1, इज इक्वल टू, ये है क्या, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस है इसका 1 मतलब m 1 की पावर, हाँ वही 0, l की पावर 0, t की पावर 0, डायमेंशनलेस है ना, Yes, sir. अब सर तो इनसे क्या, कंपेयर करके x y z की वैल्यू आ जाएगी। खत्म, कर लूंगी सर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हनी, देवेश, सिद्धार्थ, आन्या, वीडियो ऑन कीजिए बेटा। देवेश ऑन कीजिए वीडियो, हनी, यस सर अभी कर रहा हूँ। कहते कहते आधे घंटे के ऊपर हो, आप लोग ऑन ही नहीं कर रहे, हनी ऑन कीजिए जल्दी से, सिद्धार्थ,
हिंट नोट कर लिया? यस सर। चलिए इसी क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू z पर यूनिट टाइम इज। n क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये है n का मतलब। और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मेंस में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है इंजीनियरिंग में। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ इस टाइप का क्वेश्चन आपका। तो कैपिटल N का डायमेंशन क्या होगा? जल्दी बताइए, कैपिटल N का डायमेंशन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब कि पर यूनिट एरिया L एल square T. स्क्वायर L माइनस 2 T T minus 1. माइनस 1। आ गया समझ में? Yes sir. पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। N1 N2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो N1 N2 का कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स L 1. minus 3, 1 divided by volume। L minus 3. Z1 Z2 क्या है? ध्यान से, Z1 Z2 क्या है? Number of particles per unit volume. बेटा Z1 Z2 कैसे? पोजीशन, सेंटेंस को पढ़िए ध्यान से। ये जेड एक्सिस से बता रहे हैं किस पोजीशन पे। तो पोजीशन का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस हुई ना, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। इसका मतलब Z1 Z2 का क्या होगा डायमेंशन? Distance L. L. ठीक है, Yes sir. अब हमें क्या निकालना है? कैपिटल D का। लेफ्ट हैंड साइड में N का डायमेंशन कितना है? L माइनस 2 T माइनस 1। राइट हैंड साइड में कैपिटल D, मुझे नहीं पता, ये तो निकालना है। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है? N1 N2। N1 N2 का कितना है? L माइनस 3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का कितना है? L. L। L. अब यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। Yes sir. मेडिकल वाले स्टूडेंट को 1 दिन का टाइम और दे रहा हूँ। अब वो जो डाउट सेशन होगा आप लोगों का, वो होगा सैटरडे को, ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट, कि एक बार फिर से ट्राई कीजिए। ठीक, और इंजीनियरिंग वालों को तो अभी इसके बाद मैं इंजीनियरिंग का ही स्टार्ट करूंगा। बेटा मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, असाइनमेंट डिस्कशन के बाद मैं स्टार्ट करूंगा वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, देवेश ने जहां पे छोड़ा था, जहां छोड़ के गए थे वहीं पे वापस मिलेंगे हम लोग। ठीक है देवेश? इस बार छोड़ के जाएंगे तो फिर से वापस वहीं पे मिलना पड़ेगा। यूनिट ये जो आपका है मैथमेटिकल टूल्स, हम लोग बहुत बार पढ़ेंगे, एक बार नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, कम से कम 4-5 बार पढ़ाऊंगा नवंबर तक, क्योंकि मेरी मजबूरी है और आपकी भी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि स्टेट लाइन स्टार्ट होना है मेरा अगला चैप्टर। अब मेरे को डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं करवा सकता। घबराइए मत, धीरे धीरे प्रैक्टिस से 1+1=2 सीख गए ना आप लोग, तो डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है ये भी सीख जाएंगे। तीन सोचेगा सर 1+1=2 तो मेरे को आराम से आता है। बेटा जब सीखना स्टार्ट किया था फर्स्ट क्लास में 1 साल लग गया था। ठीक है, तो 11th आप लोगों के लिए वो फर्स्ट क्लास है मेरे लिए, कि आप लोग बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो मेरे को धीरे धीरे करके वो प्रैक्टिस में लेकर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर 19th। 19th। सिर्फ 2-3 लोगों ने असाइनमेंट किया है, मैं फिर से मौका दे रहा हूँ करने के लिए, लेकिन बिना असाइनमेंट के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल का पेपर नहीं देना है कि ना पढ़ो तब भी पास तो हो ही जाएंगे। कंपटीशन आपको देना है, मुझे नहीं देना। कि अगर आप कहेंगे नहीं नहीं सर आपको प्रैक्टिस करनी है, आप सभी क्वेश्चन कीजिए बैठ के सॉल्व, क्योंकि अगर मैंने सभी क्वेश्चन किए तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप सभी क्वेश्चन पूछेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सभी क्वेश्चन पूछेंगे, सभी क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन बिना प्रैक्टिस के पूछेंगे तो नहीं बताऊंगा। गाइड हुई ना खोल के रखी है मैंने, कि आपने क्वेश्चन बोला मैंने आंसर फीड कर दिया कि ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 रीड कीजिए सभी लोग, आसान क्वेश्चन है। नाइनटीन्थ बेटा कल या परसों हम लोग कर रहे थे ना, सैटरडे को बताया था नयन, ये वही क्वेश्चन तो है। सर सैटरडे को तो आपने वही वाली शीट ही बताई थी, आईआईटी उसी वाली। शीट में ये क्वेश्चन था बेटा, उसमें भी ये क्वेश्चन है जो आकांक्षा ने पूछा था। मैं फिर से बता दे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए ये इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये भी डायमेंशनलेस है और ये भी डायमेंशनलेस है, क्योंकि साइन के साथ क्या होता है, एंगल होता है, जैसे कि साइन थीटा लिखते हैं ना हम लोग। यस सर, फिर तो आपने थीटा बताया क्या था है, साइन एंगल। और जो कॉस होगा वो भी डायमेंशनलेस होगा, सिर्फ हाँ हमारे पास बचेगा y इक्वल्स टू 2a। हाँ, तो मतलब कि वाई का डायमेंशन और ए का डायमेंशन सेम, तो 2 होगा वो भी डायमेंशनलेस होगा, वो भी तो y डायमेंशनलेस है। इक्वल्स टू a होगा। हाँ डायमेंशन, वाई का डायमेंशन ए के डायमेंशन के इक्वल है। यस सर। चलिए अब देखिए, ये जो थीटा है वो क्या है आपका, डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस है इसका मतलब 2π/ct डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये भी तो डायमेंशनलेस होगा। 2π तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट तो डायमेंशन में आता ही नहीं है, तो ct डिवाइडेड बाई लैम्डा ये डायमेंशनलेस होगा। तो डायमेंशनलेस को हम लोग क्या मानते हैं, 1। 1. तो ct इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा, मतलब कि ct का डायमेंशन और लैम्डा का डायमेंशन क्या रहेगा, सेम होगा, सेम। फर्स्ट वाला। तो ये तो आपका करेक्ट है। ठीक, मेरे को इनकरेक्ट ऑप्शन पता लगाना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। यूनिट ऑफ एक्स एंड लैम्डा आर सेम, अब इस वाले पाते आते हैं, ये 2 भी पाई सेम एक्स। होगा। हाँ तो एक्स अपॉन लैम्डा ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, जिसका मतलब एक्स और लैम्डा का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। तो इसका मतलब सेकंड वाला भी करेक्ट है। थर्ड वाला, यूनिट ऑफ 2πc/ लैम्डा इज दैट ऑफ 2πx अपॉन लैम्डा टी। सी बाई लैम्डा लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, सी बाई लैम्डा किसके इक्वल है, 1/t के इक्वल है ना, इस वाले इक्वेशन से। 2π तो कांस्टेंट है, इससे भी लेना देना नहीं है मेरे को कुछ, मेरे को तो डायमेंशन यस से सर। मतलब है। तो सी अपॉन लैम्डा आपने देखा, तो सी अपॉन लैम्डा 1/t के इक्वल है, और यहाँ पे देखिए x डिवाइडेड बाई लैम्डा टी। अभी आपने क्या कहा, x और लैम्डा का डायमेंशन क्या है, सेम, तो x और लैम्डा तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा, 1/t, ये भी 1/t, ये भी 1/t, तो दोनों सेम सेम हुए होगा ये ना, भी। तो एक ही बचा इनकरेक्ट, ये वाला। आगे सुन में, यस सर। देवेश, मोनिका, अक्षत, मैं कल ही आप लोगों को बता दूंगा कि किस दिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, आपका ये चैप्टर बचा हुआ है। नेक्स्ट, 27th। जरा बेटा आपने भी नहीं किया है क्वेश्चन पूरा। If the percentage are in the measurement of the momentum mass is 2 and 3%, the maximum percentage are in the calculation of the kinetic energy. मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है देवेश? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन
आपने पढ़ा हुआ है। चलिए, मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, दोनों तरफ से स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर वी स्क्वायर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या बच गया, 2 इंटू एम, ये बचेगा ना, देखिए ध्यान से, ये 2 और एक m स्क्वायर में से m को बाहर लिख दिया, तो हाफ m वी स्क्वायर एक साथ ले लिया, तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2mk, ठीक है, याद रखिएगा, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। ये आपने पढ़ा हुआ है, 9th क्लास का है। हनी, कॉपी है, कॉपी में नोट करते हैं। यस सर। दिखाइए, कॉपी दिखाइए, क्या सर? कॉपी दिखाइए। सर स्क्रीनशॉट कैसे लाता सर? पता चल जाता है, बैठे बैठे पता चल गया मुझे। यहाँ से देखिए, अभी आपने 2 मिनट हुई वीडियो ऑन। स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना है क्या? ऐसा नहीं, कॉपी लेके बैठिए हनी, आपकी भलाई के कह रहा हूँ, ठीक ना, लाइव क्लास है ना, स्क्रीनशॉट से क्या फायदा। इसलिए मैं आप लोगों की वीडियो ऑन करवाता हूँ, सभी लोगों के। ऐसा मत कीजिए। चलिए, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है एरर इन काइनेटिक एनर्जी, ये पूछ रहा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी को पहले मोमेंटम के टर्म में लिखिए। तो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, डेल्टा k बाई k इज इक्वल टू 2 2 डेल into p delta बाई P p। by P plus 2 into delta M by M. बेटा 2 क्यों आएगा, क्यों 2 आएगा, 2 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट आता है एरर में। अब क्लियर है, ये आएगा। मोमेंटम में कितना एरर है, 2%, और मास में कितना एरर है, 3%। 3%. तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7, 7%. खत्म। क्लियर है। बेटा सबसे ज्यादा No, जोश sir. बताए किस में होता है, नहीं क्लियर है धरा। अच्छा, No, ये sir. फॉर्मूला क्लियर है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के, ये क्लियर है बेटा। Yes, sir. ठीक है, मेरे को किस में एरर निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे हम लोग, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। Yes, sir. एरर का जनरल फॉर्मूला लिखवाया था आपको। Yes, sir. तो डेल्टा k अपॉन के, p की पावर कहाँ जाती है, पहले आ जाएगी, डेल्टा p अपॉन p। कांस्टेंट टर्म कभी भी एरर में नहीं आता, 2 कांस्टेंट है, Yes, sir. ठीक है। तो m की पावर कितनी है, 1 है ना, Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू डेल्टा m अपॉन m। याद आया फॉर्मूला, Yes, sir. बस वैल्यू पुट कर देना आपको। परसेंटेज एरर इन मोमेंटम दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन मास दिया हुआ है, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, 7% आ जाएगा। Okay, sir. हम्म। देखिए सबसे ज्यादा जोश होता है जो 10th पास आउट स्टूडेंट होते हैं। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग तो 3-4 साल से पढ़ रहे हैं कि अभी कुछ थक चुके हैं। इलेवेंथ में ज्यादातर जो
शुरुआत के 2-3 महीने होते हैं ना, स्टूडेंट बहुत जोश में होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत जोश में रहता है, और 2-3 महीने के बाद शांत हो जाता है। शांत इसलिए होता है क्योंकि सभी सब्जेक्ट अपने अच्छे अच्छे चैप्टर्स पे पहुंच जाते हैं। केमिस्ट्री भी अच्छे चैप्टर पे पहुंच चुका होता है, मैथ्स में भी रियलिटी नजर आने लग जाती है, क्योंकि शुरुआत में तो नजर आता है ट्रिग्नोमेट्री ये सब तो आता है, सर होता है डिफरेंशिएशन स्टार्ट होने लग जाता है 2-3 महीने के बाद मैथ्स में, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन। और उसके फिजिक्स भी अपने अच्छे चैप्टर पे आ जाता है, फ्रिक्शन, एलएनएम, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तब स्टूडेंट बिल्कुल शांत हो जाता है कि अभी तो आप लोगों में जोश होना चाहिए ना, कि सर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसमें कैसे किया था मैंने, इसमें ऐसा नहीं हुआ, आपने क्या बताया था मेरे को समझ में नहीं आया, कुछ है ही नहीं, जो बता दो सो सही। तो कम से कम वो जोश तो लेकर आइए। टीचर सामने से बोल रहा है कि मैं शीट दे रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछो, और अभी तक आप लोग पछताते होंगे कि क्वेश्चन पूछने के लिए टीचर बताता नहीं है। ये रियलिटी है स्कूल की। क्या आप लोग टीचर के पीछे पीछे दौड़ते थे या तो क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाते थे? मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूँ ना कि जहां से पूछना वहां से पूछो, और आप लोग उस चीज को पूछ नहीं रहे। मजा तभी आएगा, मेरी बातों को एज ए चैलेंज लीजिए। चैलेंज लेंगे तो मेरे को हराने के पीछे लगेंगे ना, कि सर ने कह कैसे दिया। तो अगर मैंने कह दिया तो मेरे हराने के पीछे लगेंगे, तो आपको कम से कम सोचिए कितना पढ़ना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि हवा में 2 दिन पढ़ेंगे, मेरे को फंसा देंगे तीसरे दिन। आप 2 दिन पढ़े तो मैं भी 15 सालों से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और आज भी क्लास लेता हूँ, उससे पहले भी पढ़ता हूँ। तो मतलब कि अगर आपको मेरे को फंसाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा मोटो भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका मोटो भी कंप्लीट हो जाएगा। मेरा मोटो था आपको सिखाना, आप भी सीखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पढ़ेंगे तो सीखेंगे ही। पढ़ने से बर्बादी थोड़ी ना होगी। इसलिए कम से कम थोड़ा सा वो जोश लेकर आइए। आप लोगों को कल के दिन पेपर नहीं देना है, 2 साल प्रिपरेशन करनी है अभी। अगर कई लोग ऐसा सोच रहे हो ना कि सर ने इतनी सारी शीट दे दी है, मेरे तो एक भी क्वेश्चन नहीं हुए, और सर बोल रहे हैं कि अब अगली शीट स्टार्ट करूंगा, नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अभी भी आपको टाइम दे रहा हूँ कि शीट को दोबारा कीजिए। आप मेरे से कहेंगे नहीं सर मेरे को शीट दोबारा करनी है, मैं अलग से टाइम दूंगा। उस समय पूरी क्लास को नहीं बीच में बैठा के रखूंगा कि सर तो बोले अगली क्लास में पूरी शीट ही सॉल्व करवाऊंगा। मैं उसी स्टूडेंट को टाइम दूंगा जिसको लगेगा कि रिक्वायरमेंट है, उसने किया, उसके बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हुए, तो उसको अलग से टाइम दूंगा मैं। लेकिन एक बार कीजिए दोबारा, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई कीजिए। उठने का समय यही होता है बेटा, उठने वाले इसी समय उठे जाता है। और वो जहां एक चैप्टर में आप पीछे लैग हुए, तो कंटिन्यूएशन में सभी चैप्टर में लैग होते चले जाएंगे। 10th नहीं है, पहले बता रहा हूँ कि अब तक 10th में लगता होगा कि 2 चैप्टर छूट गया तो कोई नहीं, 3 दिन आराम से पढ़ेंगे तो 2 चैप्टर तो मैं मेकअप कर लूंगा। अगर आप ध्यान से देखिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट 1 महीने हो गया पढ़ते हुए, 4 वीक निकल चुका है। ठीक, तो 1 महीने में जाके आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट कंप्लीट किया है, और अभी भी हम लोग असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए जिसने नहीं किया है असाइनमेंट, दोबारा से कीजिए और पूछिए। मैं पूछने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूछिए जरूर। ऐसे फिर कोई